3 के अंदर एक नया इंजन जो कि RD93MA था उसे प्रॉमिस किया गया था और यही इंजन ब्लॉक 3 के अंदर लगना था। सिंपल RD93MA का जो बेस वेरिएंट है वो यूज किया गया था। RD93MA का यहाँ पर कहीं नामो निशान नहीं था। रिपोर्ट्स यही आ रही थी कि रशिया की तरफ से इस इंजन की जो डिलीवरी टाइमलाइन है उसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मेंशन किया गया है वो इसकी ओवरऑल पावर है। और अगर इस पोर्शन को मैं हाईलाइट करूँ तो यहाँ पर प्रिसाइजली 20,500 पाउंड का जो थ्रस्ट है उसको मेंशन किया गया है कि GF17 ब्लॉक 3 का जो इंजन है वो 20,500 का जो थ्रस्ट है उसको अचीव कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, GF17 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पूरे भारत में और भारतीय एयरफोर्स में अब एक खौफ का आलम है। आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले यूके के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो मुनक्कद हुआ। इसमें पाकिस्तान के C-130 और GF17 ने शिरकत की थी और इसमें बाकायदा दोनों तैयारों को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। C-130 ने पहली पोजीशन हासिल की है इस शो में। इसके बाद दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान के इन तैयारों के ऊपर जमी हुई थी। अब GF17 के नए इंजन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि ये खुशखबरी पाकिस्तान और पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए निकलकर सामने आई है। प्यूटन ने पाकिस्तान से किया वादा, रूस ने पूरा कर दिया। भारत में एक हलचल मच चुकी है, क्योंकि भारत रूस को अपना करीबी दोस्त समझता था, लेकिन अब उसका झुकाव पाकिस्तान की जानिब दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भारत और उसके एयरफोर्स में मातम का समा है। भारत अब तक ये फैसला नहीं कर पाया कि वो फाइटर जेट जो उसने खरीदने थे F-35 या फिर Su-57, F-35 अमेरिका, Su-57 रशिया का, वो अब तक फैसला ही नहीं कर पाया कि उसने किससे डील करनी है, क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों का झुकाव पाकिस्तान की जानिब दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान भारत के मुकाबले में अपनी फ़ज़ाई ताकत को मजबूत से मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत अपने ही तैयारों को बचा नहीं पाया। कभी भारत का कोई तैयारा गिरता है तो कभी कोई तैयारा गिरकर तबाह हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में राफेल को लेकर अब तक बहस जारी है, और इसलिए हालिया पाकिस्तान और भारत की कशीदगी में जो पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट मार गिराए, जिसमें राफेल का जिक्र भी हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी हालिया बयान में यह कह दिया है कि भारत के 5 फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। अब पाकिस्तान ने 5th जनरेशन के तैयारों को अपने बैरों में शामिल करने की ठान रखी है। J-35 चीन से ले रहा है। दूसरी तरफ कान फाइटर जेट का ऑर्डर भी पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्किया को दे दिया है। इस खबर के बाद पूरे भारत में एक तूफान बरपा है कि अब पाकिस्तान की एयरफोर्स से हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे। आइए देखते हैं इंडियन मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। टाइम के ऊपर GF17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने आ रही है, जिसमें एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो कंफ्यूजन पर्टिकुलर GF17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट से जुड़ी आ रही है, एक कंफ्यूजन जो सब के अंदर थी, वो इस टाइम के ऊपर आज ऑफिशियली क्लियर हो गई है। तो इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं। अब हम सबको पता है कि जब GF17 ब्लॉक 3 इंडक्शन के करीब था तो प्लान के मुताबिक GF17 ब्लॉक 2 के कंपेरिजन में यहाँ पर नया इंजन लगाया जाना था। GF17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के अंदर हमें बेसलाइन RD93 इंजन देखने को मिलता है, लेकिन ब्लॉक 3 के अंदर एक नया इंजन जो कि RD93MA था उसे प्रॉमिस किया गया था और यही इंजन ब्लॉक 3 के अंदर लगना था। लेकिन हमने देखा कि जब GF17 ब्लॉक 3 के जो इनिशियल बैचेस हैं वो रोल आउट हुए तो उनके अंदर सिर्फ सिंपल RD93MA का जो बेस वेरिएंट है वो यूज किया गया था। RD93MA का यहाँ पर कहीं नामो निशान नहीं था। रिपोर्ट्स यही आ रही थी कि रशिया की तरफ से इस इंजन की जो डिलीवरी टाइमलाइन है उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। इस वजह से अभी तक इन इंजन्स को ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया, और बाद में इवन ये तक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ब्लॉक 3 के अंदर नया इंजन रिप्लेस करने के लिए चाइनीज WS-13E इंजन को यहां पर इवेल्युएट किया जा रहा है, और उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाइनीज इंजन के साथ कंटिन्यू करेगी, बिकॉज रशियन इंजन या फिर RD93MA कह लें वो अवेलेबल नहीं था। तो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी ब्लॉक 3 से रिलेटेड कि क्या इसके अंदर RD93 है, RD93MA है, WS-13E है, किसी को भी इसके बारे में कोई कंप्लीट आइडिया नहीं था। और ये चीज डायरेक्टली GF17 ब्लॉक 3 की पब्लिक परसेप्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, बिकॉज लोगों की जनरल परसेप्शन ये है कि ब्लॉक 3 के अंदर क्योंकि पुराना इंजन है तो उसकी एवियोनिक्स को जो है वो पावर ज्यादा नहीं मिलती, इस वजह से AESA रेडार तो है एक अच्छा खासा, लेकिन उसको पावर प्रोवाइड नहीं करवा पाता ब्लॉक 3। ऑब्वियसली ये नैरेटिव इंडिया की तरफ से तो प्रोपेगेट किया ही गया है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक भी इस चीज के ऊपर बिलीव करती थी कि ठीक है ब्लॉक 3 के अंदर AESA रेडार जो है वो एक अच्छा है, लेकिन इंजन की वजह से यहाँ पर ब्लॉक 3 को
एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। खैर, इसी से रिलेटेड आज की वीडियो में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हम आपको देंगे और इसके बाद से आपकी ये जो कंफ्यूजन है ये सारी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देख रहे हैं जो कि यूके में होने वाले एयर शो रियाद 2025 से निकल के आई है। JF-17 ब्लॉक 3 को आप इस टाइम के ऊपर स्टैटिक डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं और इसके आगे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से पर्टिकुलरली एक बोर्ड लगाया गया है जिसके ऊपर ब्लॉक 3 की सारी स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। इसके अंदर टॉप स्पीड, कितना विंग स्पैन है, इस तरह की डिफरेंट स्पेसिफिकेशन मेंशन है और साथ ही जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मेंशन किया गया है वो इसकी ओवरऑल पावर है। और अगर इस पोर्शन को मैं हाईलाइट करूं तो यहाँ पर प्रिसाइजली 20,500 पाउंड का जो थ्रस्ट है उसको मेंशन किया गया है कि JF-17 ब्लॉक 3 का जो इंजन है वो 20,500 का जो थ्रस्ट है उसको अचीव कर सकता है। और आप यहाँ पर गेस करें कि ये नंबर किस इंजन की स्पेसिफिकेशन से मेंशन करता है। तो यस, एग्जैक्टली दिस इज द बिग न्यूज कि ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन इस बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मेंशन की गई है ये RD-93 MA की है, जहां पर आपको 20,500 पाउंड का थ्रस्ट मिलता है। बिकॉज बेस लाइन RD-93 के अंदर जो इंजन की जो ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन है, इसका जो ऑफिशियल थ्रस्ट नंबर है वो 18,285 पाउंड्स का है। तकरीबन 2,000 पाउंड थ्रस्ट का यहाँ पर डिफरेंस है। और अगर आप इसको किलो न्यूटन्स में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर बेस लाइन RD-93 का जो थ्रस्ट बनता है वो 81.4 किलो न्यूटन का बनता है, लेकिन यहीं पर जो RD-93 MA का किलो न्यूटन्स के अंदर थ्रस्ट है वो तकरीबन 91.2 किलो न्यूटन्स का बनता है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस इंजन को JF-17 ब्लॉक 3 की स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन किया है उसका अगर किलो न्यूटन्स में थ्रस्ट देखें तो वो 91.2 किलो न्यूटन्स का बनता है। तो यहाँ पर एक क्लियर डिफरेंस है और साथ ही साथ एक बिग जंप है परफॉर्मेंस के अंदर। हम सबको पता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर एक डेडिकेटेड AES रेडार है, उसके बाद मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, 3 एक्सेस फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ब्लॉक 2 के कंपैरिजन में एडिशनल पावर की जरूरत होती है। इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की वजह से ब्लॉक 2 से कंपेयर करें तो ब्लॉक 3 की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है और यही एक मेन इशू था कि ब्लॉक 3 को एक अंडर पावर्ड एयरक्राफ्ट बताया जाता था। एंड नाउ अब क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है कि JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इस टाइम के ऊपर RD-93 MA इंटीग्रेट किया जा चुका है और जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये ब्लॉक 3 की जो सारी फ्लीट है उसके अंदर RD-93 MA इंजन को इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब कि अब ब्लॉक 3 के अंदर कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि पुराने इंजन के साथ है। तो इलेक्ट्रिक आउटपुट वाले पॉइंट को डिस्कस करें तो बेस लाइन RD-93 जो है वो इस टाइम के ऊपर 27 किलोवाट की जो इलेक्ट्रिक आउटपुट है वो प्रोवाइड करता है, जो कि ऑब्वियसली मॉडर्न AES से रेडार्स को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन यही RD-93 MA के अंदर जो इलेक्ट्रिक आउटपुट है वो आपको 50 किलोवाट्स की मिलती है। डबल इलेक्ट्रिक आउटपुट जो है वो इस टाइम के ऊपर MA के साथ आपको मिलती है, जो कि इस टाइम के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 के साथ यूटिलाइज किया जा रहा है। सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स पहले JF-17 ब्लॉक 3 के साथ पब्लिक के अंदर कोड की जाती थी कि इसका जो इंजन है वो AES रेडार को पावर नहीं दे पाता, इसके जैमर्स को पावर नहीं दे पाता, तो वो इश्यूज इस टाइम के ऊपर पूरे तरीके से रिजॉल्व हो गए हैं और RD-93 MA की इतनी इलेक्ट्रिक आउटपुट है कि वो इजीली AES रेडार्स और बाकी जो हाई इंटेंसिटी ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ब्लॉक 3 के अंदर उनको पावर दे सकता है। तो अब फाइनली जो एक लास्ट स्टैंडिंग इशू था ब्लॉक 3 के अंदर वो इस टाइम के ऊपर खत्म कर दिया गया है। इसके अंदर इंजन भी नया है RD-93 MA, मिसाइल्स भी इसके साथ PL-15 इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो कहीं से भी कोई इशू इस एयरक्राफ्ट के अंदर अब नहीं बचता। इवन ये एयरक्राफ्ट अब अपनी ट्रू 4.5 जनरेशन कैपेबिलिटीज को रीच कर चुका है, तो अब किसी को इसकी कैपेबिलिटीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर RD-93 MA की कैपेबिलिटीज को यहाँ पर मेंशन करूं या फिर अपग्रेड को मेंशन करूं तो RD-93 MA के अंदर जो टोटल सर्विस लाइफ है वो तकरीबन 4000 आवर्स की है, जो कि RD-93 के कंपैरिजन में तकरीबन डबल है। वहां पर आपको 2000 आवर्स की सर्विस लाइफ मिल जाती है। उसके बाद जो मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है वो RD-93 MA का तकरीबन 1000 घंटे का है, मतलब कि 1000 घंटे के बाद इसको ओवरहॉल करने की जरूरत पेश आती है। वहीं पर जो बेस लाइन RD-93 है उसको तकरीबन हर 400 घंटे के बाद जो है ओवरहॉल करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपग्रेड है कि अब 400 आवर्स की बजाय आपको तकरीबन 1000 आवर्स का मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल जो है वो मिल जाता है। एंड देन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है RD-93 के अंदर जो आपको बेहतर मिलता है वो ये है कि RD-93 MA के अंदर आपको FADEC कंट्रोल्स दिए जाते हैं, मतलब फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल्स। बेसिकली इनमें होता क्या है, इंजन के जो सारे कंट्रोल हैं वो डिजिटल होते हैं, एक कंप्यूटर के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ऑटो डायग्नोस्टिक्स मिल जाता है, मतलब कि इंजन के अंदर कोई भी छोटा मोटा इशू आता है तो इंजन उसको खुद अपने तौर पर रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, जो कि ये सब जो कैपेबिलिटीज हैं वो RD-93 के जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर मौजूद नहीं है। और इसी वजह से फाइनली RD-93 MA का JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट होना ये ब्लॉक 3 के लिए एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट न्यूज है, बिकॉज अब ये एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी के लिहाज से तकरीबन अपने पूरे पोटेंशियल को पहुंच चुका है। बाकी एंड पर यही उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिकॉज ब्लॉक 3 से रिलेटेड इस टाइम के ऊपर मास डिसइंफॉर्मेशन जो है वो इंडियंस की तरफ से फैलाई गई है।
है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में ब्लॉक 3 और भी बेहतरीन एयरक्राफ्ट